चलिए आपको कितनी मुश्किल होती है, फर्स्ट गियर डाल रहा हूँ, फिर स्टीयरिंग नहीं छोड़ सकते, अगर स्टीयरिंग छोड़ा तो स्टीयरिंग टेढ़ा होने लगता है गियर डालते वक्त, लेकिन इवेंचुअली व्हेन यू लर्न इट यू आर डूइंग, गाड़ी भी चल रही है, गियर भी डल रहा है, हॉर्न भी बजा रहे हैं, सामने वाले को गाली भी बक रहे हो कि यार तुम कितनी खराब गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये होने वाला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 7 है 10th की बायोलॉजी में। सेकंड चैप्टर है बायोलॉजी का, फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ चुका है। उस चैप्टर का हमने पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव 1.5-2 घंटे में जो पढ़ाया है उसके पार्ट्स डाल दिए हैं, प्लस हमने एक 15 मिनट के अंदर अंदर उसका पूरा रिवीजन किया है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है, इवन आपने अपने स्कूल एंड ऑल में पढ़ लिया है वो चैप्टर, तो अगर आप चाहें तो उसको आके वहाँ पे से रिवाइज कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा था लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, उसमें सब कुछ था, उसमें अपने सारे सिस्टम्स थे, डाइजेस्टिव सिस्टम था, रेस्पिरेटरी सिस्टम था, एक्सक्रीटरी सिस्टम था, और हमारे न्यूट्रिशन के बारे में भी बहुत कुछ था, तो वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब आ गए हैं हम सेकंड चैप्टर के लिए, जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यू हैव टू बेयर विद इट, ये थोड़ा सा बोलते बोलते टाइम हमको प्रॉब्लम होती है। एक और चीज़, अगर आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब बातें स्किप कर दो 50-60 सेकेंड। I am Dr. Afan Masood. I have completed my MBBS. I am practicing as a doctor, general physician, medical officer, and this is a passion and a hobby that I am pursuing right now. बहुत सारी चीज़ें होती हैं बायोलॉजी में जो हमें 9th-10th में नहीं समझ में आई थी, जिसकी वजह से हमको एट द एंड नीट को क्रैक करने में प्रॉब्लम हुई थी, एंड इट टुक मी मोर देन अ ईयर टू क्रैक द नीट। और तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हमने अपने लाइफ में पढ़ी या समझी, हम वो चाहते हैं कि एज इट इज़ तुम लोगों तक पहुंचा सकें। हर इंसान के पास एक बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि एक लेमन तक हमारी बात, लेमन एज एन, अगर मेडिसिन के बारे में लेमन बात करें तो एक जनरल इंसान जिसको मेडिसिन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, वो अगर ये सब कॉन्सेप्ट को समझने लगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगे, 9th-10th की बायोलॉजी इज़ अ थिंग दैट विल गो ऑन फॉर एवर विद योर लाइफ। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अभी इस वाले चैप्टर को अगर आप देखें तो इसमें माइंड एंड हार्मोन्स के बारे में बहुत कुछ सिखाया। हार्मोन्स का अप डाउन ही पूरे बहुत सारे बीमारियों का बेसिस भी बनता है कई बार, तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा हम आपको यहाँ पे बता देंगे। इसके बाद वाला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स होगा, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आपको सिखाता रहूँगा, जो कि नॉट ओनली विल हेल्प यू इन योर 10th और योर ICSE बट ऑल्सो विल हेल्प यू इन योर लाइफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी स्टार्ट होने से पहले मैंने आपसे कहा था कि जो लोग ब्राइट हैं वो इसको हटा सकते हैं, बट आई एम श्योर कि तुम लोगों ने भी ये ज़रूर सुना होगा, क्योंकि जब कोई ऐसी चीज़ बोल दो कि ये सुनना नहीं है तो उसको ज़रूर से सुना जाता है, ठीक है। तो दिस वॉज अ स्मॉल इंट्रो दैट आई वॉन्टेड टू गिव। दिस इज सेकेंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी इन 10th, एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बात की गई है। मेन कंट्रोल जो एनिमल्स में होता है वो थ्रू ब्रेन होगा, ठीक है। ब्रेन अपना एक स्कल के अंदर रखा हुआ एक टिश्यू है जो कि पूरा कंट्रोल कर रहा है अपनी बॉडी में, बीट अपने मस्कुलर मूवमेंट्स, बीट अपना स्टमक में कितना खाना जाएगा, स्टमक को कब खाने को बताना है कि खाना डाइजेस्ट करना शुरू करना है। स्टमक के अंदर अपने बहुत सारे, यहाँ से ईसोफेगस से लेके अभी पिछले चैप्टर में पढ़े थे मैंने, जितना भी गट के एलिमेंट्री कैनाल या गट, वो एक्सप्लेन क्लियर कर दिया है कि एलिमेंट्री कैनाल और गट क्या है। उसमें जो भी मसल्स होते हैं वो अपने कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं ऐसे आंखें बंद करके सोचूं कि मुझे मसल चलाना है स्टमक का, तो मैं चला नहीं सकता। दैट इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल, दैट इज़ डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, और वो वॉलंटरी प्रोसेस नहीं है, इनवॉलंटरी है। ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं मेनली, एक वॉलंटरी फंक्शंस जो कि हम अपने मूवमेंट्स कर सकते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और एक इनवॉलंटरी रहता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, अपनी हार्ट बीट कर रहा है हार्ट, वो इनवॉलंटरीली कर रहा है। सांस ले रहे हैं, जब तक कि सोचेंगे नहीं कि हम सांस ले रहे हैं, दैट यू आर डूइंग इनवॉलंटरीली, ठीक है, वो अपना सब कुछ हो गया। ऐसी एक और इनवॉलंटरी चीज़ होती है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सेस, जो कि यूजुअली गोल कीपर्स, विकेट कीपर्स, इन लोगों के बहुत अच्छे थे एज इन, मैं MS धोनी को याद कर रहा था, तो होते हैं रिफ्लेक्सेस अच्छे, वो भी थ्रू इतना कंट्रोल आ जाए आपका कि आपके वॉलंटरी मोशंस इनवॉलंटरी में पहुंच जाएं, तो उसको अपन एक तरह से रिफ्लेक्सेस बोलने लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंट्रोल वाला पार्ट। ये एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपको चैप्टर का। तो कंट्रोल वाला पार्ट एनिमल्स में थ्रू ब्रेन और CNS और स्पाइनल कॉर्ड से होगा। CNS ये, और ब्रेन की छोटी स्पाइनल कॉर्ड जो कि पूरा नीचे तक जाती है। ये कंट्रोल वाला पार्ट एनिमल्स से खत्म हो गया। अब आ जाएंगे प्लांट्स पे।
प्लांट्स का कंट्रोल एज सच नहीं होता। प्लांट्स का मूवमेंट अगर आप लोग देखेंगे तो प्लांट्स पहली बात तो मूव नहीं करते, वहीं पर रहते हैं। एक बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में छपा हुआ जो प्लांट है वो है ममोसा इंडिका, जिसको टच मी नॉट प्लांट ही बोलते हैं। उसको छुओ तो उसकी पत्तियां ऐसे हो जाती हैं। इवन दैट इज़ नॉट एज सच कंट्रोल, ठीक है। प्लांट में ग्रोथ होती है, प्लांट फ्रूट करता है, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये सब कंट्रोल करने के लिए प्लांट मेनली एज सच कोई उसके पास टिश्यू नहीं है जिसका जैसे अपने पास ब्रेन है। इसका मेनली कोऑर्डिनेशन जो होता है प्लांट्स का वो थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ हार्मोन्स ही होता है, ठीक है, ठीक है। हार्मोनली होता है मेन प्लांट्स में, जो कि सब कुछ करके दिखाता है, और इतना स्लो होता है सब कुछ, इतना ग्रेजुअल होता है कि वो एज सच आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। जैसे अगर अभी मुझे किसी की चीज़ की तरफ जाना है तो मैं सीधा चलता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। दिस इज़ लाइक ये मेरा कंट्रोल था, मैं इन अ स्ट्रेट लाइन चल के निकल गया और वहाँ पहुँच गया, दिस वाज माय कंट्रोल, ठीक है। बट अगर प्लांट को ऐसा लग रहा है कि उसको लाइट की तरफ टिल्ट होना है, सूरज की तरफ टिल्ट होना है, तो इट विल टेक हिम डेज और मंथ्स उस साइड ग्रो करने में, ठीक है। और ऐसे ही रूट का भी है पानी की तरफ, जियोस्कोपिक, हाइड्रोस्कोपिक, ये अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। फिर कोऑर्डिनेशन की बात कर लें तो कोऑर्डिनेशन मेनली अपने हार्मोन से होता है, ठीक है। अपन की कितनी अपन नॉर्मल जैसे ग्रो करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि अपना हाथ एक डिसप्रोपोर्शनेटली एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा हो गया, या सब कुछ अपने बॉडी में जो भी डेवलपमेंट्स आते हैं विद टाइम वो ऐसे तो नहीं होते कि अब्रप्ट हो जाते हैं, रैंडम हो रहे हैं। एवरीथिंग इज इन इट्स प्लेस, उतना ही साइज हर चीज़ का बराबरी से बड़ा हो रहा है। हाइट बढ़ रही है तो पूरी बॉडी बढ़ रही है। एक छोटा सा बच्चा 1 फीट 1.5 फीट का होता है इनिशियल, अब बड़े होने के बाद 5 फीट से 6 फीट 7 फीट तक की भी कई लोगों की हाइट होती है। तो वो एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है ग्रोथ का भी, तो वो पूरा कोऑर्डिनेशन अपने यहाँ कौन करते हैं, हार्मोन्स करते हैं मेनली, ठीक है। अलग अलग टाइप के हार्मोन्स होते हैं, प्लांट्स में अलग होते हैं, एनिमल्स में अलग होते हैं। प्लांट्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरह के हार्मोन्स। एनिमल्स के हार्मोन्स कई सारे आप सोच सकते हो। अभी एक बहुत बेसिक हार्मोन होता है थायराइड, जो कि अपन का T3 T4, कई सारे लोगों को इसकी बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से लोगों को पता होता है थायराइड क्या है। इसके अलावा मेन हार्मोन, मेल्स का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स का हार्मोन ईस्ट्रोजन, मेनली ये 2 हार्मोन्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पूरी बॉडी का डेवलपमेंट डिसाइड करते हैं। एक होता है अपना ग्रोथ हार्मोन, जिन लोगों में वो ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है बचपन में तो वो स्टंटेड ड्वार्फनेस आ जाती है, उनका स्टंटेड ग्रोथ रहती है उनकी, ठीक है। तो ये एक पूरा ओवरव्यू हो गया तुम लोगों के लिए। इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे दिया तुम लोगों को। एक जल्दी से छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर आके इस चैप्टर का इंट्रो देते हैं, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये अपन गए और ये वापस भी आ गए, ठीक है। तुम लोग चाहो तो इधर पॉज कर सकते हो वीडियो को। खैर, तो अब अगर अपन एनसीईआरटी के लेवल में बात करें तो उसने इंट्रो में ज़्यादा कुछ खास बात नहीं करी है। इंट्रो में उसने बस ये बोला है कि अभी अपन पिछले चैप्टर में मूवमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करी थी। अगर वो चैप्टर नहीं पढ़ा जाके पढ़ लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बायोलॉजी में हम ये चाहते हैं कि 40-50 नंबर आने वाला इंसान, एज सच बायोलॉजी अलग नहीं होता, बट हाँ बायोलॉजी में अलग से भी नहीं, साइंस में जितना भी बायोलॉजी आएगा उसमें अगर किसी के 40-50% आ रहे हैं तो वो अपना स्कोर बढ़ा के 80 से 95% तक ले जाए, विदाउट एनी नोट्स, विदाउट एनी दिमाग को वो करे हुए, जस्ट थ्रू इमेजिनेशन। यहाँ बैठ के आधे घंटे 1 घंटे जितनी देर भी पढ़ा है एक दिन में तुम लोगों ने, उससे तुम्हारा इमेजिनेटिव पावर थोड़ा सा क्रिएट कर लें हम, और तुम लोग खुद लिख दोगे उसके आगे का सब कुछ, ठीक है। थोड़ा सा बायोलॉजी इमेजिनेटिव होता है, दिमाग में एक इमेज बना के चलना है। जब कोई भी कुछ बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो उसको तुम लोग भी इमेज बनाओ। साथ में मैं इमेजेस भी डाल दूंगा इन दी वीडियो, जिससे तुम लोगों को थोड़ा आसान होगा वो इमेज को बनाना, और तुम खुद से भी कोई भी चीज़ को इमेज बना सकते हो जब मैं यहाँ पे उसको डिक्टेट कर रहा हूँ। तो ऐसे नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। फिर आते हैं इंट्रो पे। तो बायोलॉजी के जो ये वाला चैप्टर है, 7th चैप्टर है जो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें एनसीईआरटी ने मेनली किस पे फोकस करा है, मूवमेंट्स पे। इनिशियल लाइफ प्रोसेसेस भी उसमें क्या बोला था उसने कि मूवमेंट के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि इंसान लाइव है कि नहीं है, और अगर नहीं होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर बेसिस पे क्या होगा। तो उसी सब के बारे में फिर से बात करी गई है इस चैप्टर में। उसने बोला कि अगर यहाँ पे मूवमेंट्स हो रहे हैं तो वो कैसे कंट्रोल्ड हैं। अगर मुझे पता है कि मैं एक सिंगल लाइन में मूव कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होता कि मैं आंखें बंद करके अगर मूव करूँगा तो मैं टेढ़ा आड़ा चलने लगूंगा, नहीं। समथिंग इज कंट्रोलिंग एवरी मूवमेंट, समथिंग इज डूइंग, कोई तो एक ऐसी चीज़ है जो कंट्रोल कर रही है अपने हर मूवमेंट को। हमें अगर किसी चीज़ को हिट करना है तो कितने फोर्स से करना है, कितना उससे करना है, ये सब कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है। आपको फुटबॉल को गोल पोस्ट तक पहुंचाना है तो ये दिमाग में होना कि मुझे इतने फोर्स से किक करूंगा एंड देन इट विल रीच द गोल। ये सब कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, ये सब डिपेंड कर रहा है एक फंक्शन है, एक ऐसा ऑर्गन है जो सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा हुआ है, ठीक है। तो अभी उस ऑर्गन के बारे में नहीं बता रहे, बस ये ऐसी आड़ी टेढ़ी बातें करे चले जा रहे हैं, ठीक है।
फिर इन्होंने इस बारे में बात करी है कि जो अपनी ग्रोथ होती है ऑल होता है वो ऐसे एब्रप्ट नहीं होता, जो कि मैं आप इंटरव्यू में बताया था कि एब्रप्ट ग्रोथ नहीं हो रही अपनी, है ना, कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ ही हो रही है अपनी पूरी तरह से। वो भी कोई कहीं ना कहीं से अपना क्या कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है उसके ऊपर, पूरे टाइम कंट्रोल है उसका हर चीज़ पे, हर मूवमेंट हर एक्सरसाइज पे उसका कंट्रोल है, ठीक है। और वहीं से हर चीज़ रिलेट होती है। बहुत छोटे टॉपिक के हिसाब से बताया गया है इसमें, लेकिन अपना ब्रेन जो है वो जो एक तो होता है कॉन्शियस माइंड जिसके हिसाब से आप सब कुछ वर्क करो, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है जो आपका बैक ऑफ माइंड, जो चीज़ें चल रही हैं वो भी बहुत कुछ आपकी लाइफ को डिक्टेट करती हैं। दैट इज़ लाइक अलग सब्जेक्ट जिसको साइकियाट्री साइकोलॉजी बोलते हैं, वो एक पूरा अलग सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का स्कोप है वहाँ पे अभी, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंट्रो हो गया। एज सच इंट्रो में कुछ नहीं था, मैं लिखने भी कुछ नहीं वाला था। अब अपन मेनली पढ़ेंगे एनिमल ब्रेन के बारे में, एनिमल ब्रेन एज एन ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करने वाले हैं नर्वस टिश्यू, पूरा नर्वस सिस्टम जो अपना ह्यूमंस में होता है नर्वस सिस्टम। प्लांट्स का इसमें एज सच नर्वस सिस्टम होता नहीं है, तो प्लांट्स का पढ़ना नहीं है, मेनली एनिमल का ही पढ़ना है। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, अभी एक एग्जांपल से देते हैं कि अगर तुमने एक नॉर्मली एक तुम किसी भी हॉट चीज़ को टच करोगे, तुम्हें पता है कि एक प्रेस रखी हुई है तुम्हारे घर में, जिससे तुम आयरन जिसे बोलते हैं, उससे तुम कपड़े प्रेस करते हो, तो वहाँ पे वो रखी हुई है, ठीक है। यू डोंट नो इफ इट्स हॉट एंड और इफ इट्स नॉट, ठीक है। तो तुम क्या करते हो, यूजुअली 100% जाके क्या करते हो, हल्का सा यूँ हाथ लगा के हटाने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है, जो ये कंट्रोल है कि तुम्हें ये पता चला कि यहाँ तुमने टच किया तो ये हॉट है, ये यहाँ से सिग्नल गया ब्रेन तक और ब्रेन ने वापस सिग्नल भेजा कि ये हाथ हटाओ। किसको भेजा, इन मसल्स को भेजा। कौन से मसल इसमें ऐड करेंगे, मेनली बाइसेप्स मसल, कि ये हाथ हटा लो, ठीक है। ये बाइसेप्स ने इसको हटा लिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ऑफ सेंडिंग अ सिग्नल, रिसीविंग बैक अ सिग्नल और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देना, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को इनिशियली समझ लो तो बहुत ईजी हो जाएगा समझना। ये एग्जाम्पल को इमेजिन करो, तुम टच कर रहे हो तुम्हारा हाथ यूँ हटा, टच कर रहे हो तुम्हारा हाथ यूँ हटा। तो टच करने में पहले तो ये टच यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है रिसेप्टर, इसको बहुत अच्छे से समझ लो। रिसेप्टर का मतलब क्या होगा, जो भी चीज़ रिसेप्शन कर रही है, ठीक है। रिसेप्शन मतलब परसीव करना, जैसे कुछ भी चीज़ को समझ में आना, ठीक है। तो अपने बॉडी में ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ हीट रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ टच रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ पिंचिंग रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये रिसेप्टर्स से इम्पल्स शुरू होता है। इम्पल्स अभी समझा देंगे क्या है, अभी तो तुम्हें सिर्फ रिसेप्टर समझना है, ठीक है। तो रिसेप्टर ने एकदम से पता करा कि ये तुमने हॉट चीज़ को टच किया, तो रिसेप्टर ने रिसेप्ट करके और उस चीज़ को भेजा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिकल होता है, चेंज। यहाँ से एक नर्व होती है अपनी, ऑब्वियसली नर्व ही चलेगी, नर्व्स ही होती है, नर्वस सिस्टम में नर्व्स ही होंगी ना। तो रिसेप्टर से एक नर्व चलेगी जो ब्रेन तक जाके ये बताएगी थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब उसमें सोडियम पोटेशियम का चेंज होता है, तो उससे उसका वोल्टेज अप डाउन होता है ना। वोल्टेज समझ लो, बहुत माइन्यूट वोल्टेज का चेंज होता है। वोल्टेज भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ह्यूमन बॉडी अगर जिंदा है और उसमें से पूरा वोल्टेज निकाल लें तो एक लाइट बल्ब इजीली जला सकते हैं, इतना वोल्टेज होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो इसीलिए अपने में प्रॉपर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं, जैसे कि लाइट एंड ऑल के इंपल्सेस होते हैं ना, वैसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स चलता है। तो रिसेप्टर से इंपल्स चला, ब्रेन तक गया, ठीक है। ब्रेन अब पूरा कंट्रोल है ब्रेन के पास। ब्रेन को समझ में आया, अरे ये गर्म चीज है, इस पे से हाथ हटाना है अपन को। तो ब्रेन ने वापस, रिसेप्टर गए कहाँ तक, इलेक्ट्रिकल इंपल्स लेके गए ब्रेन तक, ठीक है। ब्रेन ने अपना कैलकुलेशन करा, जो भी उसको करना था, कि ये गर्म है कि ठंडा है कि कोई नोच रहा है, प्रेशर रिसेप्टर या पिंच रिसेप्टर या कुछ भी उसने सोचा, और उसने कहा कि चलो ये सही नहीं है, इसको यहाँ से हटाएंगे। तो वापस अगेन ब्रेन से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स चलेगी, ठीक है। और वो कहाँ आएगी, एक रिस्पॉन्सर पे आ सकती है, रिस्पॉन्स बोल सकते हैं उसको। एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी, वो यूजुअली कहाँ होता है, मसल के लेवल पे होता है, ठीक है, मसल, ठीक है। अब यहाँ से मेरा चला, ब्रेन ने बोला बाइसेप्स मसल को कि हटाओ इसको। ब्रेन ने जैसे ही बोला तो इसने अपन ने यूं कर लिया, ठीक है। अभी भी जो मैं यूं कर रहा हूँ तो मेरा ब्रेन ही उससे बोल रहा है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल होता है, लेकिन यू कैन डू इट वेरी इजीली, ठीक है। तो रिसेप्टर इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेजी, ब्रेन में गई, ब्रेन ने कैलकुलेट किया कि हाँ ये सही नहीं है, इसको हटाओ,
और ये इसने फिर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजी अपने किसी भी रिस्पॉन्स वाले मसल को, और उसने वहाँ से उस चीज़ को हटा दिया। ठीक है, तो दिस प्रोसेस सोचने में बहुत टाइम लग रहा है कि रिसेप्टर, फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, फिर ब्रेन, ये सब, लेकिन ये होता है सिर्फ 0.1 सेकेंड्स में। ठीक है, बहुत फास्ट चल रहा है ये सब कुछ। तो इम्पल्स बहुत तेज चलती है बॉडी में, ये यहाँ टच करो दिमाग को पता चल गया, टच करा दिमाग को पता चल गया, टच करा दिमाग को पता चल गया, मतलब बहुत तेज इम्पल्स जा रही है। ठीक है, तो बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, उसको स्लो करके हम ऐसे बता रहे हैं आपको। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो काहे में ट्रैवल करते हैं, आपके नर्व में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया नर्व में ट्रैवल करते हैं। नर्व क्या होती है, येलो कलर की एक कोई भी नर्व हो सकती है जिसके अंदर बहुत सारे नर्व जो होती है वो बहुत सारे न्यूरॉन से बनी हुई होती है। ठीक है, नर्व, न्यूरॉन। अब आपको समझ में आएगा ये न्यूरॉन क्या है। अपन ने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा किडनी के बेस में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है किडनी का, नेफ्रॉन। ठीक है, बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट 9th में पढ़ा था, वो क्या होता है, सेल। सबसे छोटा फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट सेल। ठीक है, इसी हिसाब से अगर अपन मसल हार्ट में चले जाएं, हार्ट का क्या होगा, कार्डियक मसल। ठीक है, तो ऐसे ही नर्वस सिस्टम का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट सबसे छोटा क्या है, न्यूरॉन है। ठीक है, इसको याद कर लेना है, यहीं से बस पूरे बेसिस बनेंगे। न्यूरॉन, इसको मैं वापस लिख रहा हूँ, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ये चीज़ याद कर लो। हर चीज़ का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, हर सिस्टम का। उसका नर्व, अभी अपने से नर्वस सिस्टम का नर्व के अंदर न्यूरॉन से भरी हुई होती हैं। ठीक है, फिर न्यूरॉन का अब डायग्राम समझेंगे, लेकिन अभी इतना जितना पढ़ा उसमें इंपॉर्टेंट क्या था, रिसेप्टर इंपॉर्टेंट है, जो रिसेप्ट करेगा कि गर्म है कि ठंडा है कि प्रेशर है कि कोई तकलीफ हो रही है या कोई कट लगने वाला है, ये सब कौन रिसेप्ट करेगा, रिसेप्टर। फिर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजेगा ब्रेन को थ्रू नर्व्स। ठीक है, नर्व्स के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूरॉन्स, और ब्रेन वापस थ्रू नर्व्स ही भेजेगा क्या, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और फाइनली एक रिस्पॉन्डर मसल के पास जाके रिस्पॉन्ड होगा जो कि उसको रिट्रैक्ट कर लेगा। तो दिस इज इट, ये पूरा नर्वस सिस्टम है ह्यूमंस का, इतना ही पढ़ना है 10th में। इसके आगे जो चीजें हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो अभी अपन ने ये पढ़ लिया। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं न्यूरॉन क्या होता है, बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट। न्यूरॉन अभी अपन ने पढ़ लिया था कि ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, इसको याद कर लो, बिना किसी नोट्स के तुम लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ये। न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसके डायग्राम में जल्दी से बना के दिखा देता हूँ तुम लोगों को, उसमें कोई एज सच तुम लोगों को रॉकेट साइंस नहीं लगेगी, डायग्राम बहुत ही ईजी होता है इसका। इनिशियली तो हमें कुछ नहीं करना, ऐसे बहुत सारे यू बना देना है एक दूसरे से जुड़े हुए। ठीक है, बस ये याद रखना कि जो यहाँ के 2 यू होंगे वो बिल्कुल पास रहना चाहिए। ठीक है, इन यू में से फर्दर यू बना दो ऐसे करके, इस वाले को छोड़ देना बस, नीचे वाले को। ठीक है, तो ये ऐसे ब्रांचेस बन गई इसकी, ये ब्रांचेस बन गई, ये ब्रांचेस बन गई, ये ब्रांचेस बन गई, ये ब्रांचेस, ये ब्रांचेस, और इस वाले को कंटिन्यू कर दो नीचे, और उसमें से भी एक ऐसी ब्रांच निकाल दो, ऐसी ब्रांच निकाल दो, ऐसी ब्रांच निकाल दो। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बल्ब्स बना दो। ठीक है, इसको यहाँ तक कंटिन्यू कर दो। ओहो, ठीक है, तो ये हो गया अपना एक बहुत ही बेसिक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, न्यूरॉन के अंदर जैसे न्यूरॉन क्या है, सेल ही है, ऑन जहाँ भी लिखा हुआ आएगा वो सेल ही होता है यूजुअली। ठीक है, जैसे नेफ्रॉन था या न्यूरॉन आ गया अपना, तो इसमें एक बड़ा सा क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक न्यूक्लियस तो हो गई, पता ही होगा। या आप लोगों को नहीं पता तो जाके 9th की लेक्चर्स का शॉर्ट रिवीजन वापस ले लो, क्योंकि ये सब ज़रूरी है, सेल समझ में आना चाहिए क्या होता है। ठीक है, तो ये भाई सब क्या है, न्यूरॉन है। ठीक है, न्यूरॉन के अंदर ये क्या थे, ये उसका न्यूक्लियस है। सबसे पहले तो एक न्यूक्लियस होगा, फिर ये जो प्रोजेक्शन दिख रहे हैं ब्रांच का, इसको क्या बोलते हैं, सबसे कॉमन इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है,
ट्राइट्स, ये याद करना है, डेंड्राइट्स, डंडी से याद रखना है, डंडी जैसे दिखते हैं बहुत सारे ब्रांचेस ब्रांचेस ब्रांचेस, डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स। और इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे निसल्स ग्रैन्यूल्स भी होंगे, ठीक है, निसल्स ग्रैन्यूल्स कुछ नहीं होते, मॉडिफिकेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको नहीं पता फिर चले जाओ 9th पे, ठीक है। और ये जो पूरा एक इसका फाइबर चल रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है, एक्सॉन बोलते हैं। तो ये पूरा हो गया अपना, ऐसा जिसमें कोई खास वो नहीं था। और फाइनली अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये एक्सॉन के नीचे बल्ब जो होते हैं इनको एक्सोनल बल्ब बोलते हैं, ठीक है, एक्सोनल बल्ब्स, ठीक है। और ये एक्सॉन के ऊपर एक ऐसी शीट चढ़ी हुई रहती है, ऐसे ऐसे बीच बीच में, ठीक है, इसको माइलिन शीट बोलते हैं। हालांकि ये काम का नहीं है तुम लोगों का, ये 11th-12th का काम का है, माइलिन शीट, ये हम तुम्हें खास बता भी नहीं रहे। और इनके बीच में जो नोड्स आ रहे हैं उनको नोड्स ऑफ रणवीर बोलते हैं, नोड्स ऑफ रणवीर सिंह वाला नहीं है, ये रैनवेयर है, ठीक है। हो सकता है ICSE वालों को दिया हो इसलिए मैंने बता दिया ये चीज़, ठीक है। तो मेनली सेल बॉडी होती है इसकी, दो चीज़ें होती हैं, इसको कैरियन भी बोलते हैं, ठीक है, कैरियन भी बोलते हैं, सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है। और ये पूरा एक्सोन है, एक्सॉन, ठीक है। और ये जो है ये एंड प्रोसेसेस होते हैं, एंड प्रोसेसेस को एक्सोनल बॉडीज या एक्सोनल बल्ब्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा पूरा डायग्राम, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो कि एक न्यूरॉन था। तो क्या होता है, बहुत ही इजी इसको याद करना है। अभी ये जो नीचे दिख रहा है ना एक्सोनल बल्ब्स, इसके जस्ट नीचे भी सेम टू सेम एक और अपना यही होगा न्यूरॉन, ठीक है। तो यहाँ से इम्पल्स चला, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये सब बिगड़ते 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 यहाँ जाके इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए होते हैं एक्सोनल बल्ब्स में। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब, न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, ट्रांसमीटर मतलब जो ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये इधर थोड़ी सी जगह होती है, अगले ये फिर से डेंड्राइट शुरू हो रहा है नीचे, है ना, डेंड्राइट है इस वाले, जैसे इसके डेंड्राइट है ऐसे इसके डेंड्राइट। तो यहाँ से यहाँ इम्पल्स जा रही है, ऊपर से नीचे चलती है इम्पल्स, ठीक है, ये चीज़ याद कर लो। अभी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया था रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स से इम्पल्स चलती थी। इम्पल्स काय में चल रही है, नर्व्स में, नर्व्स के अंदर क्या है, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स में कैसे इम्पल्स चल रही है, डेंड्राइट से एक्सॉन्स की तरफ जा रही है, यूँ चलती है इम्पल्स। एक के नीचे एक, ये बहुत सारे चिपके हुए लगे रहते हैं ऐसे, एक के नीचे एक ऐसे 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 लगे हुए हैं। तो वो यहाँ से लेके और यहाँ तक जाती है और फिर यहाँ से वापस आता है मसल तक, ठीक है। तो अभी ये हो गया अपना बेसिक स्ट्रक्चर जो भी एक्सॉन का था। इसमें हमें नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ और उन्होंने बताया है। इसको एक्सोनल बल्ब्स को उन्होंने नर्व एंडिंग भी बोला है, ठीक है, नर्व एंडिंग भी बोला है, ठीक है। कोई ख़ास कुछ है नहीं, इतना इजी था ये, तुम लोग इजीली याद कर सकते हो, कहीं बनाने का सोचना भी नहीं। यू बनाया पहले बहुत सारे, यू के अंदर एक और यू बना दिया, उसके अंदर न्यूक्लियस बना दिया, निसल्स ग्रैन्यूल बना दिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया भी डाल देना, क्योंकि सेल है तो सारे ऑर्गेनल्स तो होंगे उसमें, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ऑर्गेनल्स जो सेल के नहीं पढ़े हैं तो 9th में जाके पढ़ लो वापस, ठीक है, 10 मिनट का वीडियो होगा उसका। फिर ये एक्सॉन चल रहा है इसका, एक्सॉन के अंदर पूरे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चलता है, डेंड्राइट से एक्सॉन से नर्व एंडिंग तक इम्पल्स जाता है और यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स फर्दर उसको बढ़ा देते हैं अगले एक्सॉन, अगले न्यूरॉन तक, ठीक है। तो ये हो गया खत्म हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब एक इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो नर्व एंडिंग्स मसल्स पे जा रही है ना, एक फाइनल, अब ये ऐसे से चलता जाएगा इम्पल्स, और एक फाइनली ऐसा आएगा जहाँ पे ब्रेन से वापस आया चलता हुआ, और एक फाइनल ये जो है, ये जो नर्व एंडिंग्स हैं ये मसल पे खुलेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली मसल को ही तुम्हें रिट्रैक्ट करना था। अपन ने कहा गर्म चीज़ छुई, ये गया इम्पल्स, वापस आया, वापस आके कहाँ फाइनल बाइसेप्स के मसल को इनर्वेट कर रहा है, अपन ने ये करके हाथ हटाया, ये करके हाथ हटाया। तो ये जो मसल के लेवल पे एक फाइनल जो होता है उसका डायग्राम अलग से दिया हुआ है, वो और बना के आपको समझा देते हैं, ठीक है। अभी तक तो आई एम डैम श्योर कि तुम लोगों को बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा, जो नहीं भी समझ में आता होगा वो भी समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया ख़त्म। आई प्रिफर टीचिंग ऑन द बोर्ड, क्योंकि इस पे पढ़ाने का मज़ा ही अलग होता है, मला बोल रहे हैं, मज़ा ही अलग होता है, ठीक है, बहुत ही मज़े का होता है इस पे पढ़ाना, एक अलग वो मिलता है, इससे फील जो आता है ना, पढ़ाई लिखाई का जो एक्चुअल फील है ना, वो इसी में ही करके आता है, ठीक है। खैर, तो अभी अपन थे नर्व एंडिंग के बारे में बात कर रहे थे, ग्रीन कलर से ना बनाते हुए या डायरेक्ट से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके अपना एक फाइनल नर्व एंडिंग है, ठीक है, और ये अपना बल्ब है, ठीक है, एक्सोनल बल्ब है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं, याद रखना है। न्यूरो स्पेलिंग बता देता हूँ, न्यूरो ट्रांस, जो ट्रांसमिट करे, ठीक है,
किस चीज़ को ट्रांसमिट कर रहा है, ये नर्व इम्पल्स को, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा है। और ये जो अपना मसल फाइबर है ना, ये ऐसा होता है, ठीक है, ये मसल फाइबर है, ये पूरे मसल के फाइबर्स चल रहे हैं इसमें मान लो, ठीक है। तो यहाँ आके इम्पल्स को छोड़ेगा, इम्पल्स यूँ आएगी इलेक्ट्रिकल, न्यूरोट्रांसमीटर्स इस गैप में निकलेंगे, ठीक है, इन गैप्स में जाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर निकल के, और जब ये इसमें जाते हैं तो इसमें इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिसेप्टर होता है। जैसे ही इन रिसेप्टर्स पे न्यूरोट्रांसमीटर जाके चिपकते हैं, लॉकिंग की थ्योरी होती है बिल्कुल नॉर्मल, एक ताला है उसके अंदर एक ही तरह की चाबी लगती है ना, किसी और तरह की चाबी डालोगे खुलेगा ही नहीं, लेकिन जैसे ये चाबी जो है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको चाबी मान लो, ठीक है, की मान लो इसको, ठीक है, और ये जो है मसल फाइबर जो है ना, इसको ताला मान लो, ठीक है। तो जैसे ही दोनों एक दूसरे से जाके मिलते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन आता है, ठीक है, रिस्पॉन्स आता है। जैसे अपने रिस्पॉन्स आया था ना, ये आया, तो ये कैसे हो रहा है, ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, ये एक्सोनल बल्ब है, ये मसल फाइबर में खुल रहे हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। बस इतना याद कर लो, टॉप मार दोगे भाई एग्जाम में तुम लोग। 10th की बात कर रहे हैं, 12th की बात नहीं कर रहे। इवन ICSE में भी दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट जो कि इवन हम मेडिसिन में भी जाके पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में, जो कि बात की बातें हैं, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया, ये हो गया हमारा नर्वस सिस्टम के बेसिक्स एंड हो गए। अब हमको थोड़ा सा ऐसा कुछ बताना पड़ेगा आपको कि रिफ्लेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। हमने शुरू में बताया था, कोई भी काम को इतनी बार कर लो, इतनी बार कर लो कि वो तुम्हारा रिफ्लेक्स बन जाए। कई बार बोला जाता है ये चीज़, विकेट कीपर्स को देख लो, गोल कीपर्स को देख लो, उनको पता है कट लगने के बाद बॉल कितनी इधर उधर जाएगी और उनके हाथ अपने आप ही वहाँ जाते हैं। दे डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, उससे पहले उनके हाथ वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, 2 मिनट का ब्रेक ले लो। रिफ्लेक्स पढ़ाने से पहले एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि मान लो कि ये अपना डेंड्राइट है, बहुत ही घटिया बनाना है, माफ़ कर देना तुम लोग, और ये उसकी एक्सोनल एंडिंग्स हैं, ठीक है। इमेजिन कर लो कि ये वही है जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, ठीक है, और ये उसका न्यूक्लियस है, और इसके नीचे एक और है ऐसा ही, ठीक है, और इसकी भी नर्व एंडिंग्स हैं। तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, उसको बोलते हैं साइनैप्स, ठीक है। कई लोगों को एकदम से ये डाउट आएगा, जो भी डाउट आया करे तुम लोग सीधा नीचे लिख दिया करो, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, कमेंट में डाल दो, तुम्हारे लिए अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। और शेयर करो इसको अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आई थिंक जितना आप दूसरों के साथ शेयर करोगे और उनके साथ में बैठ के डिस्कस करोगे इन वीडियोस को, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा और उतना अच्छे नंबर्स आप इजीली स्कोर कर लोगे। 2 बार अगर ये वीडियो एक ही चैप्टर की वीडियो 2 बार देख ली ना, तो पता नहीं कितने नंबर लेके आ जाओगे तुम लोग, ठीक है। ये आई कैन से दिस विद चैलेंज, बहुत ईजी है ये सब, और ये बेसिस बनेगा तुम्हारा अगर तुम्हें कोई ढंग का एग्जाम बायोलॉजी के लेवल पे क्रैक करना है, कोई सा भी हो सकता है वो एग्जाम, ठीक है। तो साइनैप्स के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। साइनैप्स क्या होता है, ये 2 न्यूरॉन्स के बीच की जो जगह होती है उसको साइनैप्स बोलते हैं। अभी मैंने बताया था कि इनमें इम्पल्स कैसे जाती है, थ्रू दी हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। फिर से बता रहा हूँ, 4थी बार बोल रहा हूँ, याद हो जाना चाहिए अभी तक। जो ट्रांसमिट करे, जैसे रेडियो ट्रांसमिट करता है ना वेव, वैसे ही जो इम्पल्स को ट्रांसमिट करे उसको न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ से वो छोटी छोटी बॉल्स इसमें से एक्सोनल बल्ब में से निकल के बाहर जाएंगी, और इसके पास फिर डेंड्राइट्स के पास रिसेप्टर है, वो फर्दर इस इम्पल्स को यहाँ चला देंगे, ठीक है। और फाइनल इम्पल्स जाके या तो ब्रेन में चली जाती है, और ब्रेन से अगर चलती है तो मसल में चली जाती है। तो ये हो गया अपना मूवमेंट पूरा। अब आ जाएंगे अपन रिफ्लेक्सेस पे, ठीक है। तो यहाँ अब अपन आ गए हैं रिफ्लेक्सेस पे। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्स का, और बहुत आसानी से तुम लोगों को समझा देंगे। इतना बेवकूफ़ बनाते हैं इसमें कि मतलब इवन हमारे जो हमें पढ़ाने वाले थे उन लोगों को शायद खुद को नहीं पता होता था, शायद मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो वो भी बेचारे हर कुछ पढ़ाते थे। तो रिफ्लेक्स क्या होता है, कुछ भी नहीं है, मतलब इमेजिन कर लो कि बचपन से तुम्हारा हाथ जल रहा है किसी चीज़ से, ठीक है। एकदम छोटे हो, 1 साल 2 साल के हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने आग में हाथ डाला तो क्या होगा, ठीक है, नहीं पता तुमको। तुम भाई साहब 2 साल के थे, 1 साल के थे, तुम क्रॉल करते हुए, 1 साल का बच्चा स्टार्ट कर देता है जस्ट चलना, हल्का हल्का 11 महीने से स्टार्ट करने लगता है बच्चा। मान लो कि तुम क्रॉल करते हुए गए, एक जगह गरम प्रेस रखी हुई है, आग तो चलो फिर भी बच्चे समझते हैं, बचपन से ही समझते हैं, प्रेस रखी हुई है गरम, बिल्कुल अच्छी, बिल्कुल रेड हॉट प्रेस रखी हुई है। तुम जाओगे क्रॉल करते हुए, तुमने एक बार टच कर लिया उसको,
तुम 8 महीने के हो, 10 महीने के हो, 1 साल के हो, तुमको जिंदगी भर के लिए याद हो गया कि अगर मैंने इसको टच किया तो मेरा हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो अगली बार तुम्हें हल्का सा भी इस उंगली पे रिसेप्शन भी आएगा ना कि हाथ जल सकता है, तो ब्रेन फौरन रिस्पॉन्ड करेगा कि ये हटा लूँ इसको, ठीक है। तो रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, एक तो होते हैं इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस जो होते ही हैं थ्रू जेनेटिक्स या थ्रू किसी वजह से, कई बार इसलिए गोलकीपर का बेटा गोलकीपर बन जाता है क्योंकि उसके रिफ्लेक्सेस अच्छे होते हैं। और एक होते हैं जो एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस होते हैं। जैसे कि एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं? इनिशियली जब आप कभी भी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, क्योंकि इस एज ग्रुप 9-10th में बहुत लोग गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं, तो इनिशियली आपको कितनी मुश्किल होती है, फर्स्ट गियर डाल रहा हूँ, फिर स्टीयरिंग नहीं छोड़ सकते, अगर स्टीयरिंग छोड़ा तो स्टीयरिंग टेढ़ा होने लगता है गियर डालते वक्त। लेकिन इवेंचुअली व्हेन यू लर्न इट, यू आर डूइंग, गाड़ी भी चल रही है, गियर भी डल रहा है, हॉर्न भी बजा रहे हैं, सामने वाले को गाली भी बक रहे हो कि यार तुम कितनी खराब गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, सब कुछ अपने आप होने लगता है। सिमिलरली बाइक में इनिशियली पैर टिका टिका के ऐसे चल रहे हैं, जैसी बाइक चलाना आई तो फिर आप सब कुछ कर रहे हो, भगा भी रहे हो, व्हीली भी मार रहे हो, स्टॉपी भी मार रहे हो, सब कुछ करना सीख लेते हैं। बाइक से आई वॉज रिफरिंग टू साइकिल, बाइक को आप बाइक भी ले सकते हो, जो करते हैं स्टंट वो करते हैं, वो अलग बात है। करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। हम वो वाले टीचर नहीं हैं जो बोले नहीं साहब स्टंट नहीं करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, हड्डी वड्डी भी तोड़वाना चाहिए, तभी तो तुम लोग आओगे डॉक्टर्स के पास ठीक है। तो ये हो गया रिफ्लेक्सेस के बारे में बात। रिफ्लेक्सेस में क्या हो रहा है, तो अभी अपना अपन ने पढ़ा कि भाई यहाँ से अपने हाथ से एक रिफ्लेक्स चला, ठीक है, यहाँ से सीधा ब्रेन में तो जाता नहीं है, ठीक है, बाय द कनेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ही जाता है, ठीक है। तो अब इस पूरे रिफ्लेक्सेस को समझाने के लिए पहले तुम लोगों को पूरा सीएनएस समझाना पड़ेगा, ठीक है। सीएनएस क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ से आता है, क्या होता है, ठीक है। सीएनएस का मतलब है, अभी 1 मिनट के लिए रिफ्लेक्सेस को भूल जाओ, ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ब्रेन जो है अपना इस स्कल के अंदर है। इसके लिए अपन लुल्ली भाई को लेके आते हैं वापस। ये हमारे छोटे भाई हैं, अगर आप लोगों ने इनको जानते नहीं हो तो आप कई सारे शॉर्ट्स देख सकते हैं। इन छोटे भाई का नाम लुल्ली रखा है अपन ने। अभी 3-4 क्लास पहले इनकी ये बची हुई टांग टूट गई है, इधर वाली टांग जो है वो उनकी रखी हुई है, उसको यूज़ कर सकते हैं। ये अभी टूटी है, अब ये जुड़ेगी भी नहीं जो यहाँ से टूटी है। और कौन कौन सी बोन्स गई हैं इसमें, इफ़ यू नो, टिबिया, फिबिला और पूरी कैल्केनियम, और उसके नीचे का पूरे फुट के अंदर जितनी बोन्स होती हैं सब जा चुकी हैं भाई सबकी, ठीक है। खैर, तो अभी हम ये आपको समझा रहे हैं कि इनकी खोपड़ी खोल के दिखाते हैं, रुको, थोड़ी मुश्किल से खुल रही है आजकल, ठीक है। तो ये इनकी खोपड़ी हटा दी, अभी ऐसे ही रख देते हैं 1 सेकंड के लिए। ये खोपड़ी है इनकी, ठीक है। स्कल बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर अपना ब्रेन स्टोर्ड रहता है। क्यों एक बोनी स्ट्रक्चर? क्योंकि बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है ब्रेन, ज़रा सा भी हिलना डुलना होगा ना, और अगर ये स्ट्रक्चर नहीं होता तो बिल्कुल स्क्विशी स्क्वैमिशी होता है, बिल्कुल चला गया होता अपना ब्रेन अभी तक, ठीक है। तो ऐसा दिखता है अंदर से, है ना, ऐसा दिखता है। और ये ब्रेन की एक चोटी होती है जो कि इस जगह से, कि जहाँ पे ये दिख रहा है ना, इस जगह से ये पीछे स्पाइनल कॉर्ड में आती है, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड दिख रही है, ये स्पाइनल कॉर्ड, जिस स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है ना, तुम्हारे पास स्पाइन नहीं है, तुम्हारे पास स्पाइन नहीं है, बोलते होंगे कई लोग तुम लोगों से, ठीक है। तो वो इसी को बोलते हैं स्पाइन नहीं है, ठीक है। तो ब्रेन और उसकी चोटी स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सिंपल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझ में आ गया। ब्रेन और उसकी चोटी मिलके बनाते हैं, ठीक है। तो अभी इन भाई सब की और ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि हम इनको छोड़ के बड़ा वाला स्कल दिखाते हैं आप लोगों को, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग इट टू यू पीपल। आई डोंट नो वेयर डिड आई लूज इट, कहाँ रख दिया भाई, खैर छोड़ो, अभी इसी से समझा देंगे। इसको थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, इसका स्कल थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हैंडल करना। खैर, तो अब ब्रेन के बारे में, हाँ, तो ब्रेन के बारे में हम समझा रहे थे तुम लोगों को। तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब ये फिर समझाना इम्पॉसिबल हो जाता है बड़े बड़े टीचर्स के लिए। ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन। अब ये देखो, इसको, इस डायग्राम को समझना, डायग्राम क्या मुझको समझना। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं हम आपको कि जो ब्रेन होता है ना अपना, वो फोर ब्रेन ये नहीं होता कि फोरहेड के पीछे जो है वो फोर ब्रेन नहीं होता। फोर ब्रेन ऐसा होता है, ठीक है, पूरा ये जो ऊपर चल रहा है फोर ब्रेन, और इस फोर ब्रेन के बीच में यहाँ पे एक जगह पे मिड ब्रेन होता है, ठीक है। ये फोर ब्रेन हो गया।
ये मिड ब्रेन हो गया। और इन दोनों के पीछे एक ऐसी जगह होती है, इसको हाइंड ब्रेन बोलते हैं। हाइंड ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? सेरेबेलम। बल्लम से याद रखो, बेलम, ठीक है। बल्लम किसे बोलते हैं? बेवकूफ़ टाइप के लोगों को बोलते हैं, आई एम श्योर, बल्लम, ठीक है। और फिर यहाँ से एक चोटी चलती है जिसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये अपना फोर ब्रेन पूरा ऐसे करके है, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे नहीं है कि अपने बस यहाँ फोर ब्रेन है, नो, पूरा फोर ब्रेन है। उसके बीच में मिड ब्रेन है, उसके पीछे यहाँ पे गुदा बोलते हैं ना इसको, गुदा, इसको हाइंड ब्रेन बोलते हैं, गुदा को, ठीक है। और ये फोर ब्रेन चल रहा है, यहाँ पे अपनी आईज हैं, ठीक है, यहाँ कहीं अपनी आईज लगी हुई है। इसका एक डायग्राम दिखाते हैं, अभी तुम लोगों को आ जाएगा वो अभी स्क्रीन पे, इस साइड पे। तो देखो किस तरह से, पहले तो ब्रेन में से, ब्रेन के जस्ट आगे आईज दिख रही होंगी तुम लोगों को, और उसके बाद तुम लोग अगर साइड में देखोगे तो बहुत सारी ब्रेन के पास से क्या निकल रही हैं? क्रेनियल नर्व्स। और स्पाइन में से भी बहुत सारी नर्व्स निकल रही हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स। जो क्रेनियम से निकले उनको क्रेनियल नर्व्स, जो स्पाइन से निकले उनको स्पाइनल नर्व्स। तो ब्रेन जो अपना जो सीएनएस है, सीएनएस काहे का बना हुआ होता है? जल्दी से इसको समझ लो और रट लो लाइफ लॉन्ग के लिए। सीएनएस बना होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। और इसके अलावा एक और सिस्टम होता है, अब जैसे ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाद जो अपनी पूरी नर्व्स चल रही हैं, जो अपना यहाँ से इम्पल्स लेके जाएंगी और वापस लेके आएंगी, ये कहाँ से जा रही हैं? जैसे मान लो ये टिप में है, टिप में हीट रिसेप्टर का चला नर्व, तो गया तो मेरे स्पाइन तक गया, फिर स्पाइन से ऊपर चला ब्रेन तक। तो यहाँ से इनको कनेक्ट करने के लिए बाकी बॉडी पार्ट से एक और होता है, ये क्या था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो इनको पूरा सेंटर से कनेक्ट करता है अपने बॉडी के हर पार्ट को, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको पीएनएस बोलते हैं। तो इसमें मेनली क्या होता है? दो, अभी जो तुम लोगों ने इस वाले डायग्राम में देखा था, वापस दिखा देता हूँ। जो क्रेनियम से, जो ब्रेन से निकल रही हैं, वो पीएनएस की क्या हो गई? क्रेनियल नर्व्स हो गई, ठीक है। और जो पेरिफेरल अपने स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकल के जा रही हैं, हाथों में, पैरों में, पूरे अब्डोमेन में, सब जगह, वो क्या है? स्पाइनल नर्व्स हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें हमेशा के लिए समझ में आ गई। ये है, इसका नाम है क्रेनियल नर्व्स, और ये स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। अच्छे टीचर्स इसको समझा ही नहीं पाते, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, आई एम सॉरी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट हैं अपने पूरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के, पूरे ब्रेन के आसपास के, जो कि पूरा कंट्रोल करते हैं, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आ गई, ब्रेन और उसकी चोटी जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चल रही है, अभी लुल्ली पे दिखाया था, तुम लोगों को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें क्या हो रहा है? वो जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकल के हाथ तक गई और वहां से वापस लेके आ रही है, वो सारी किस्में आ जाएंगी पेरिफेरल में। तो अब जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है उनको स्पाइनल नर्व बोल देंगे। और कुछ ऐसी नर्व्स होती हैं जो निकलती हैं एयर में जाती हैं। अब देखो यहाँ तो स्पाइन है नहीं, स्पाइन तो आपकी यहाँ से शुरू हो रही है। ये अभी ब्रेन के आसपास की जितनी भी जगह है, यहाँ पे अपन को टच फील हो रहा है, ये सब हो रहा है। ये काहे से फील हो रहा है? ये क्रेनियल नर्व से फील हो रहा है। ये यहीं से ब्रेन से ही निकली और ब्रेन से आके आँख में आ गई, कान में चली गई, यहाँ पे आ गई, टंग में आ गई, ठीक है। तो ये सब कहाँ आ गई? क्रेनियल नर्व्स होती हैं। अब यही तुम्हें इवन मेडिसिन फाइनल ईयर ऑफ MBBS तक ये सब चलेगा, और इवन PG करोगे तो भी चलेगा। ये समझ ही नहीं आता पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल नर्व का काम क्या है, समझ ही नहीं आ रहा फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में। सब हमें भी नहीं आता था समझ में, हमें अब समझ में आती हैं ये सब चीज़ें। स्पाइनल नर्व क्या है, अब समझ में आ रहा है। कितना बेसिक है, कितना ईजी था समझाना, लेकिन हमको अभी समझ में आया है MBBS खत्म करने के बाद अपना, ठीक है। तो ये अभी अपन को पूरा समझ में आ गया। फोर ब्रेन समझ में आ गया, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन समझ में आ गया। इन तीनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जितना भी अपन थिंकिंग प्रोसेस करते हैं वो फोर ब्रेन से करते हैं। तभी अपन से कोई गलती होती है तो अपन फोरहेड पे मारते हैं ना, तो वो फोरहेड पे नहीं, अपन यहाँ भी मार सकते हैं, यहाँ पे भी मार सकते हैं। यहाँ नहीं मार सकते क्योंकि इधर हाइंड ब्रेन आ जाएगा। हाइंड ब्रेन का मेन काम होता है सीधी लाइन में वॉक करवाना अपन को। विजन जो अपना होता है मेनली वो भी हाइंड ब्रेन में ही जाता है, आंखों के पूरी नर्व्स जो कलर वलर कोडिंग करते हैं। लेकिन हियरिंग, मस्कुलर मूवमेंट्स, कॉग्निटिव राइटिंग, समझना कि क्या लिखा हुआ है, अपन कई बार ऐसा होता है पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ने में जो समझ रहा होता है अपना दिमाग, वो सब किसका काम है? फोर ब्रेन का। मिड ब्रेन का काम है जो अपने अनरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, जो अपन को पता नहीं होती हैं अपन कर रहे हैं, वो सब कंट्रोल करता है। अपनी हार्ट बीट कंट्रोल करना, हार्ट बीट बढ़ाना कम करना मिड ब्रेन का काम है। रेस्पिरेटरी रेट, अपना कितनी सांसें अपन लेंगे जिससे अपना ऑक्सीजन सही रहे बॉडी में, वो मिड ब्रेन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद कर लो।
एक बार एनसीईआरटी रीड कर लिया करो इसको पूरा पढ़ने के बाद, तो बिल्कुल मास्टर्स हो जाओगे तुम लोग एनसीईआरटी के, ठीक है। तो ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म। अब जल्दी से रिफ्लेक्स पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर ख़त्म हो जाएगा रिफ्लेक्स पढ़ने के फ़ौरन बाद। फिर इसके बाद हार्मोनल सब होगा, वो सब अपन समझ लेंगे। तो रिफ्लेक्स में कुछ भी नहीं है, जो अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का स्पाइनल था, वो स्पाइनल ऐसे यहाँ से चला, मान लो ये अपना डेंड्राइट और वो है, ये एक्सॉन है, ठीक है, ये उसका एक्सॉन का टर्मिनल एंडिंग है, ये चला, ठीक है। और इसके पीछे एक और था, ये एक और भाई सब चले, ठीक है, ये ऐसे चले। अब यहाँ पे अपनी स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड हम कैसे दिखा रहे हैं तुम लोगों को, फिर से लुल्ली भाई को उठा लेते हैं। ये एक स्पाइंस देखो, इसकी कितनी सारी स्पाइंस दिख रही है ना, ये वर्टिब्री दिख रही है, एक एक वर्टिब्री। तो ये वर्टिब्रा एक निकाल लिया हमने, ठीक है, एक निकाल लिया और इसको या तो ऐसे बोलो, इधर से यूँ काटा और तुम लोगों को यूँ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया तो भी समझेंगे। वो लुल्ली भाई गिर गए, ठीक है, खैर। तो अभी अपन ने यूँ काटा और यूँ दिखा रहे हैं, तो वो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है पूरी, और ये ऐसे। तुम लोग डायग्राम देख सकते हो एनसीईआरटी में कैसा दिया हुआ है, ठीक है। ग्रे मैटर, वाइट मैटर, हर कुछ भी दिया होगा उसमें, वो शायद तुम लोगों को समझ में नहीं आए, पर उसको अभी छोड़ देना फॉर द टाइम बीइंग, इतना कोई काम का नहीं है। आई विल यूज़ अनदर पेन इसको ड्रॉ करने के लिए। ऐसे बटरफ्लाई शेप का होता है अंदर, ठीक है, और इसके आसपास ऐसे कॉर्ड होती है, ठीक है। तो अब ये भाई साहब अपने ये क्या है, ये रिसेप्टर ने चलाया यहाँ पे, चला के लेके आए। एक इसके अंदर एक न्यूरॉन होता ही होता है हमेशा, जो कि यहाँ पे होता है यूजुअली। नेक्स्ट कलर, ठीक है, एक न्यूरॉन इसके अंदर है यहाँ पे। फिर अपन ने यहाँ से न्यूरॉन आया, ये इम्पल्स लेके आया, ठीक है, इम्पल्स लेके आया। अब ये इम्पल्स लेके आया तो ये एक्चुअली कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए ये इम्पल्स, ठीक है। ये यहाँ पे हॉट चीज़ रखी हुई है, ठीक है। ये इम्पल्स आई, ये ऊपर लेके गया दिमाग तक, ठीक है। दिमाग ने कहा अरे गर्म चीज़ है, हाथ हटाओ। फिर इम्पल्स वापस आई, फिर उसने इस वाले में डाला, ठीक है, इस वाले में डाला, और यहाँ से वापस गया रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो बताया था, एनएम जंक्शन जो होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसका डायग्राम बनाया था अपन ने अभी, जो मसल के लेवल पे जाके खुल रहा था ना, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे मसल के लेवल पे जो एक्सॉन बल्ब खुल रहा था, उसको एनएम जंक्शन बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यहाँ पे ऐसा जंक्शन होगा, वो जाके रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा फाइनल अपना, ठीक है। तो क्या होता है कि अब अगर यहाँ से इम्पल्स यूँ जाएगा पहले, ठीक है, यहाँ से यूँ गया स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड इसके पीछे पलट के तो दिखा नहीं सकता मैं, तो यूँ गया यहाँ तक, इसके बाद ऊपर गया ब्रेन में, फिर ब्रेन से वापस आया, फिर यूँ गया, इसमें बहुत टाइम लग गया। इतनी देर में तो अपना हाथ जल गया, वहाँ पे जल क्या गया अपन की, तो खाल वाल जल के और हड्डी दिखने लग गई इतनी देर में, ठीक है, 7-8 सेकंड में। तो अब क्या होता है, जब रिफ्लेक्स क्रिएट होते हैं ना, रिफ्लेक्स में क्या होता है कि ये यहाँ से इम्पल्स चली, उसने कहा मैं ब्रेन तक जा ही नहीं रहा, स्पाइनल कॉर्ड ने कहा कि इसको यहीं से वापस रिस्पॉन्स दे दूँ, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इतने टाइम में सीख चुका है। तो ये जो शॉर्टकट लिया ना अपन ने टाइम कम करने के लिए, इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है, इसी को रिफ्लेक्स बोलते हैं। और ये विद टाइम भी डेवलप किया जा सकता है, एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस, जैसे कि गोलकीपर्स, विकेट कीपर्स, इवन कई सारे जो बहुत तेज़ कैलकुलेशन करने वाले लोग होते हैं, फ़ौरन करना होता है। इवन आपके जो आईसीयू वाले डॉक्टर्स होते हैं, उनका भी रिफ्लेक्स बहुत तेज़ होता है, ये करना है फ़ौरन, ठीक है। तो इस टाइप का रिफ्लेक्स जो होता है, ये एक्वायर भी किया जाता है। और एक होता है इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस, जो होती हैं कुछ लोगों में होती है कि कोई चीज़ गिर रही है तो फ़ौरन पकड़ ली, ठीक है। ये चीज़ कुछ लोगों में थोड़े ज़्यादा होते हैं रिफ्लेक्सेस, ठीक है। तो ये अपना रिफ्लेक्स आर्क समझ में आ गया, इसको रिफ्लेक्स आर्क भी बोलते हैं। आर्क क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये देखो ना एक आर्क बन रहा है ऐसे करके, ठीक है, तो इसलिए इसको रिफ्लेक्स आर्क भी बोलते हैं। ये क्या है, ये वर्टेब्रा है, जो अपन ने ऐसे यूं काट के और तुम लोगों को यूं दिखाई है, ठीक है। और वर्टेब्रा के अंदर ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से कौन सी नर्व्स निकलती हैं, स्पाइनल नर्व्स। और क्रेनियम से कौन सी नर्व निकलती हैं, क्रेनियल नर्व्स। याद कर लो, ये दोनों काय का पार्ट हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। रिवाइज कराता रहता हूँ मैं बीच बीच में। तो ये है, यहाँ पे आके तुम लोगों का रिफ्लेक्स पूरा खत्म हो गया। रिफ्लेक्स जिसको नहीं समझ में आया हो कमेंट सेक्शन में लिख दो, ये पार्ट खत्म हो गया ह्यूमन ब्रेन का। ह्यूमन ब्रेन भी हमने आपको पूरा समझा दिया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन भी समझा दिया, उसके फंक्शंस भी तुम्हें समझा दिए, सेरेबेलम तुम्हें समझा दिया। एक फाइनल चीज़ जो है वो है ये कि तुम्हारा ब्रेन प्रोटेक्ट कैसे होता है। तो इतना अच्छा एग्जाम्पल तुम्हें दिया था, ब्रेन प्रोटेक्ट होता है इससे। ये क्या है, ये खोपड़ी है, ठीक है।
तो ये स्कल है जो कि बोनी होता है बहुत ज़्यादा, इससे प्रोटेक्ट किया जाता है अपने ब्रेन को। स्कल के अंदर 3 मेनिंजेस भी होते हैं, वो काम का नहीं है तुम लोगों के, लेकिन क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि काम का नहीं है तो तुम लोग ज़रूर याद करना चाहोगे। एक तो स्कल होता है, दूसरा अगर तुमसे पूछे कोई टीचर और तुम्हें अपना हीरो बनना हो तो मेनिंजेस बोल देना, ठीक है। मेनिंजेस कुछ नहीं होते, अलग अलग तरह के मटेरियल होते हैं, फाइब्रस होता है काफ़ी मेनिंजेस, तो वो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, ठीक है। अगर सिर्फ स्कल होता ना तो ब्रेन अंदर से यूं करा तुमने तो ये स्कल पे जाके टकराया अंदर से ब्रेन और वहाँ हेमरेज हो गया, ठीक है। तो ये और मेनिंजेस होते हैं, फाइब्रस ऐसे स्ट्रक्चर होंगे कपड़े जैसे जो उसको एक जगह पे बिल्कुल फिट रखते हैं, ठीक है। तो स्कल और मेनिंजेस 2 चीज़ें होती हैं जो इसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। यहाँ पे ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, अब अपन हार्मोन्स पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। दिस इज इट। सब्सक्राइब कर लो चैनल को भाई लोग, और दूसरे अपने सारे दोस्तों को भी बता दो इसको सब्सक्राइब करने के लिए। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि सबको बताओ, उसमें मेरा फ़ायदा तो है ही ऑब्वियसली, बट तुम्हारा ये फ़ायदा है कि जितने ज़्यादा लोग आपस में एक साथ पढ़ लेंगे और अगले दिन स्कूल में या कहीं भी बैठ के इसको रिवाइज करेंगे ना, इट विल हेल्प यू अ लॉट, इट विल हेल्प यू स्कोर अ लॉट। क्योंकि हो सकता है एक इंसान को एक चीज़ समझ में आई हो, दूसरे को दूसरी, और दोनों ने एक दूसरे को पढ़ा दी, दैट हेल्प्स अ लॉट। तो इसको सब्सक्राइब कर लो, आगे भी सब्सक्राइब कराते चलो, एंड इसके बाद अपन कोऑर्डिनेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ेंगे। दिस इज इट, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बायोलॉजी अनफिल्टर्ड साइनिंग आउट।